एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, सितंबर मंथ का जो लास्ट पार्ट था आपका पार्ट नंबर 13, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एनबीएफसी हैज पार्टनर्ड विद रूपे to launch an equated monthly installment that is EMI feature on UPI payment। तो ये एनबीएफसी आपकी है BOB कार्ड लिमिटेड, ठीक है, जो सब्सिडी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की। फाइन। अब ये जो फीचर है इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं उनमें डिजिटल क्रेडिट एडॉप्शन जो है वो बढ़े, ठीक है, वो बूस्ट हो। देन स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, बीओबी कार्ड लिमिटेड के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? रविंद्र राय एम, जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। और इनका और आपका बीओबी कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर। तो जो आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है विच इज लोकेटेड इन दी, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि ये क्या कर सके, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके चेयरमैन है HR खान, एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल। वेरेस आपके कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं M बाला सुब्रमण्यन या महेश बाला सुब्रमण्यन, ठीक है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2001। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज एक्सटेंडेड द बजटरी सपोर्ट ऑफ $1 million टू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स फॉर अनदर ईयर। तो रिसेंटली जो आपकी मालदीव्स की गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बजटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए इन्हें, और इसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने $50 मिलियन का जो आपका बजटरी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है इनकी गवर्नमेंट को। और किस फॉर्म में किया गया है? टी-बिल्स की फॉर्म में किया गया है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले भी यहाँ पे एक बजटरी सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया था इन मंथ ऑफ मई, ठीक है। मई 2024 में ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था और अभी फिर से सितंबर में ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी ने रिसेंटली अलाउ किया है इनमें से कौन सी एंटिटी को टू सेल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो इनमें से अलाउ किया है सेबी ने म्यूचुअल फंड को कि वो सेल कर सकते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर अलाउड टू सेल their credit default swap only within the scope of investing in a synthetic debt securities backed by the cash, government securities or T-bills, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज पर द न्यू गाइडलाइंस जो टोटल एक्सपोजर है स्कीम का, जिसमें आपका इंक्लूडेड है बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द स्कीम असेट। तो ये चीज कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई है कि एक्सीड नहीं होना चाहिए 10% of the scheme's asset, and जो CDS है it will be valued based on the actual credit levels or a credit spread। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, सेबी ने डायरेक्ट किया है म्यूचुअल फंड्स को टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ देयर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजैक्शन, जैसे रेटिंग ऑफ द CDS सेलर्स, डील्स विद अ स्पॉन्सर ग्रुप कंपनीज एक्सेट्रा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इटालियन प्लेयर हु रिसेंटली इन सितंबर पास्ड अवे। इनका नाम है सेल्वाटोर शिलाशी। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने 1990 का जो वर्ल्ड कप था उसमें 6 गोल किए थे और उस अचीवमेंट के लिए इनको जो है फीफा गोल्डन बूट अवार्ड और फीफा गोल्डन बॉल अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। इनको जो है टोटो सिलासी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिलीज्ड 2 बुक्स नेम्ड जालंधर पीठ का रहस्य एंड मुश्तरका खाता ऑथर्ड बाय अजय प्राशर। तो हमारे जो आपके हिमाचल के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा ये 2 बुक्स रिलीज की गई थी जिसके ऑथर हैं अजय प्राशर। जालंधर पीठ का रहस्य, इस बुक में आपका इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन दिखाई गई है हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बहुत सारे जो पीक आपके हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है उनके बारे में, ठीक है। एंड इसे पब्लिश किसने किया है? बोधि प्रकाशन द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आपकी है मुश्तरका खाता, ये कंपाइलेशन है 16 शॉर्ट स्टोरीज की, ठीक है। एंड इसे पब्लिश किसने किया है? इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो 27 सितंबर को हम आपका ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एनुअली ऑब्जर्व करती है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करनी है कि इस बार होस्ट कंट्री आपकी वर्ल्ड टूरिज्म डे की थी जॉर्जिया। फाइन। कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया है? 44th एडिशन था। थीम इसका था टूरिज्म एंड पीस। फाइन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है जोरब पोलिकाशविली। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मैड्रिड स्पेन में और 1970 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज टू वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इंडिया में क्या क्या इवेंट हुए थे? तो पहला आपका पॉइंट है जो जगदीप धांकर हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, इन्होंने 2 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए थे। एक था प्रयत्न पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, 2 आपके यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपके लॉन्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ओरछा में, गांधीकोटा इन आंध्र प्रदेश, बोध गया इन बिहार, आइजवाल इन मिजोरम, जोधपुर इन राजस्थान एंड श्री विजयपुरम इन अंडमान एंड निकोबार। तो इन 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इसे लॉन्च किया गया है, इन दोनों इनिशिएटिव को। ठीक है। नेक्स्ट है द इनिशिएटिव एम्स टू एलिवेट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशंस। ठीक है। इस इनिशिएटिव्स के तहत जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो होटल स्टाफ है, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा टू बिकम दी प्राउड एम्बेसडर एंड स्टोरी टेलर्स फॉर देयर डेस्टिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब। ठीक है। ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी है। इसमें बेसिकली आपका जो टूरिज्म टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पे ये आपका जो है फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है ताकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और वो मतलब क्या अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या यहाँ पे और अच्छा हो सकता है उस चीज़ के बारे में फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया है किस चीज़ के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ सेटअप करने के लिए इन मैकेनिज्म को, टूरिस्ट फीडबैक मैकेनिज्म को जो है सेटअप करने के लिए एयरपोर्ट और रेलवेज में। ठीक है, रेलवे स्टेशन। फाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो जो आपका गुजरात में हुआ था। पहला पॉइंट है जो आपका ये इवेंट था 2024 का, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन पार्टनरशिप विद द CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने MOU साइन किए हैं अराउंड 1.12 लाख करोड़ के फॉर द विद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया और जर्मनी ने लॉन्च किया है जॉइंट प्लेटफॉर्म इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड टू बूस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। इसके अलावा अदर पॉइंट्स देखते हैं, जैसे इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने हेनको ग्रीन एनर्जीज जो है इनके साथ MOU साइन किया था वर्थ $280 मिलियन का फॉर हेनको हाइजिनको ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट जो आपका गोलापुर ओडिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सनशोर एनर्जी के साथ इनका MOU साइन हुआ है 10,000 करोड़ का सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ 3 गीगावाट ऑफ सोलर विंड हाइब्रिड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। फाइन। नेक्स्ट है टोरेंट पावर जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इस इवेंट में बताया है, कमिट किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 64,000 करोड़ का इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 2 शपथ पत्र जो हैं वो साइन किए थे। पहला शपथ पत्र क्या बोलता है, मतलब इन्होंने बोला था कि सबमिट किए हैं बेसिकली शपथ पत्र। पहला शपथ पत्र के अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अचीव करेंगे 10 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड योर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये इन्होंने कमिट किया कि ये काम करेंगे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹57,000 करोड़। ठीक है। और पहले शपथ पत्र के अंडर आपका एक और चीज आता है, जो टोरेंट पावर है इन्होंने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए 5 गीगावाट सोलर विंड और सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट आपके द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट आपका शपथ पत्र क्या बोलता है, जो कंपनी है ये सेटअप करेगी 1 लाख किलो टन्स पर एनम ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी ₹7,200 करोड़ का। फाइन। नेक्स्ट है एग्री विजय, नेक्स्ट टू सन जर्मनी एंड वॉटक्राफ्ट इंडिया, इन तीनों ने MOU साइन किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्टिकल सोलर फार्म्स जनरेट करने के लिए क्लीन एनर्जी और रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को। इसके अलावा इस इवेंट में गुजरात ने लॉन्च किया था मिशन 100 गीगावाट। ठीक है।
अब मिशन 100 गीगावाट क्या है? इसके मिशन के तहत यहाँ पे 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है सेटअप की जाएगी बाय 2030 इन गुजरात स्टेट। और ये लॉन्च किसने किया था? भूपेंद्र पटेल, जो सीएम है आपके गुजरात के। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरात एनर्जी विजन 2047 को भी रिलीज किया था। फाइन। अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है? जो आपका इवेंट था 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट, इसमें यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने यहाँ पे बताया है, हाईलाइट किया है कि इस इवेंट में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो की गए हैं वो हैं आपके 32.45 लाख करोड़ के इन अ फॉर्म ऑफ अ शपथ पत्र 2030। इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कमिट किया है एडिशनल 570 गीगावाट। मैन्युफैक्चरर्स ने कमिट किया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिशनल जो है करेंगे 340 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल्स में, 240 गीगावाट सोलर सेल्स में, 22 गीगावाट इन विंड टर्बाइन्स एंड 10 गीगावाट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे अवार्ड्स की, जो इस इवेंट में अवार्ड्स दिए गए थे। जैसे पहला स्टेट आपका गुजरात है। गुजरात को ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया था गुजरात ने, एंड ऑल्सो इन दी विंड पावर कैपेसिटी। देन सेकेंड रैंक हासिल किया था गुजरात ने इन ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, वेयरएज राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक होल्डर था इन ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? स्टोरेज कैपेसिटी 22,031 मेगावाट की। फाइन। इसके अलावा अदर स्टेट जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था इन रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स, इट इज राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फाइन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है इनको भी एक एक अवार्ड यहाँ पे मिला है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है ये हाईएस्ट अचीवर स्टेट रहा है आपका ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में, एंड इसका एम है कि ये 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड को ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अचीवर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। फाइन। Next is, which among the following country topped the Asia Power Index 2024 released by Lorry Institute? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने टॉप किया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 को? इट इज टॉप बाय द यूएसए। ठीक है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया आपका थर्ड रैंक पे था आफ्टर सरपासिंग दी जापान। जापान पहले तीसरे पे था, अब फोर्थ पे आ गया है, और यहाँ पे इंडिया ने जो है थर्ड रैंक हासिल किया। यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी रैंकिंग देख सकते हो। पहला है आपका यूएस, फॉलोड बाय चाइना, देन इंडिया, फोर्थ नंबर पे आपका जापान, देन ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड सो ऑन। फाइन। अब एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स एनुअली मेजर करता है रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंसेस टू एक्सेस स्टेट पावर इन एशिया सिंस 2018। इसमें 8 आपके मेजर्स रहते हैं, 8 मेजर्स ऑफ पावर, 30 थीमेटिक सब मेजर्स एंड 131 इंडिकेटर्स इसमें रहते हैं। ठीक है। इस साल जो है 27 कंट्रीज और टेरिटरीज को यहाँ पे शामिल किया गया था इस रैंकिंग में, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी है? थर्ड रैंक है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको उनके पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। जैसे अगर कंट्री की जो पॉइंट्स हैं वो मोर देन 70 पॉइंट्स हैं तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ सुपर पावर। देन अगर आपकी कंट्री के जो स्कोर है इट इज़ मोर देन 10, दे आर रिगार्डेड एज मिडिल पावर, जो इंडिया है। ठीक है। देन आपका कंट्रीज विद अ स्कोर लोअर देन 10 आर माइनर पावर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिया की जो रैंकिंग है इन इंडिकेटर्स, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये इंडिया की रैंक है 4। ठीक है। मिलिट्री कैपेबिलिटी में अगेन 4। फिर आपका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में भी 4 रैंक है इंडिया की। देन रेसिलेंस की बात करें तो 5th रैंक में, फ्यूचर रिसोर्सेस में 3rd रैंक पे रहा है 2024 में। देन इकोनॉमिक रिलेशनशिप में 10th रैंक रहा है, और डिफेंस नेटवर्क में 9th रैंक रहा है इंडिया का। ठीक है। इसके अलावा एनुअल चेंजेस जो हमारे इन इंडिकेटर्स में हुए हैं, जैसे फ्यूचर एंड रिसोर्सेस में सबसे ज़्यादा गेन हमें देखने को मिला है, फॉलोड बाय रेसिलेंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और लास्ट फिर आपका आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें कोई हमें ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिला। वेयरएज डिफेंस नेटवर्क में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कम हो गई है, -2.5 हो गई है। ठीक है।
Now next question है, name the personality who has chaired the first meeting of a country program advisory committee, that is CPAC, to review the implementation of a country strategic plan from 2023-2027 in a New Delhi, Delhi. तो इस मीटिंग के आपके चेयर थे देवेश चतुर्वेदी. क्या नाम है इनका? देवेश चतुर्वेदी, जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के. क्लियर हुआ? नाउ इस मीटिंग में एलिजाबेथ फेरर, जो आपके कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, ये भी इस मीटिंग में शामिल थे. इन्होंने भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपना दिखाया था. साथ में ही आपको नोट करना है इस मीटिंग में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इस डिपार्टमेंट ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक MOU यहाँ पे साइन किया था. किस चीज के लिए? टू एड्रेस द नेशनल प्रायोरिटीज इन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट. ठीक है, तो ये इस पे आपका MOU साइन हुआ था और इस MOU के 4 फोकस एरिया आपके हैं. पहला क्या है? मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेशनल फूड बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम. दूसरा है राइजिंग कंजप्शन ऑफ अ डाइवर्स न्यूट्रिशियस एंड फोर्टिफाइड फूड. नेक्स्ट है एनहांसिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल मोबिलिटी ऑफ अ वुमेन, strengthening the adaptive capacity to build climate resilience, livelihood and food systems. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करनी है, जो यहाँ पे बात हुई है कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की. यहाँ पे एक मैंडेटरी रूल है इस कमेटी का कि जो भी मेंबर इसके हैं उनको साल में एक बार जो है मीटिंग करनी ही करनी है. तो ये मैंडेटरी रूल यहाँ पे बनाया गया है. फाइन. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की. तो इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? सिंडी एच मैकेन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम, इटली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में. ओके, नेक्स्ट इज which bank has launched a Sugam ऋण भुगतान योजना, that is Sugam scheme aimed at recovering NPA retail loans. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस सुगम स्कीम को लॉन्च किया था? तो इट इज डन बाय द IDBI बैंक. IDBI बैंक द्वारा इसको जो है रिलीज किया गया था, जिसके करंट CEO है राकेश शर्मा. हेडक्वार्टर है लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. टैगलाइन इसकी है बैंकिंग फॉर ऑल एंड एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में. अब बात करेंगे इस स्कीम की. जो स्कीम है इसका पीरियड आपका है 2 सितंबर से 25 मार्च 2025 तक का. ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है? ऐसे आपके बोरोवर्स जिनके पास आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है बिटवीन योर 10 लाख टू 10 करोड़. तो ये इसके लिए एलिजिबल है. and it offers a relaxed terms for loans classified as NPA non-performing asset as of March 31st 2021 and continuing through अगस्त 31st 2024. तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस इन्होंने लगाई हैं. ठीक है, पेमेंट टर्म्स की बात करें तो पहले आपके यहाँ पे पेमेंट टर्म क्या है? पार्टीज टू सेटलमेंट्स शैल हैव अ डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट एज अपफ्रंट ऑन अ बिफोर December 31st. ठीक है, कंफर्म करने के लिए हिज और हर पार्टिसिपेशन इन दिस स्कीम. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? बैलेंस सेटलमेंट अमाउंट वुड बी पेएबल विद इन, जो आपका बैलेंस पेमेंट होगा ये आपका विद इन 90 डेज आपको पे करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर अ पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट. तो यहाँ पे आप सारे कंडीशंस इसके देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर Mumbai Metropolitan Region Development Authority has secured loan worth rupees 31,673.79 crore from which organization to fast track the development of 9 infrastructure projects in Mumbai Metropolitan Region. तो recently पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोन आपका दिया है किसे? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को. ठीक है, ताकि जो इनके 9 प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये जल्दी से कंप्लीट कर पाए. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ये लोन अमाउंट दिया गया है ये टोटल प्रोजेक्ट्स का 80% में जो है खत्म हो जाएगा. रेस्ट जो आपको बचेगा 20% ये कौन फंड करेगा? गवर्नमेंट ग्रांट से ये आपका करा जाएगा और जो आपका इस अथॉरिटी का कंट्रीब्यूशन होगा उससे ये कंप्लीट किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 15,071 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जो आपका है एक प्रोजेक्ट उसमें आपका यूज हो जाएगा. रेस्ट जो आपका लोन बचा वो यूज होएगा आपका 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बचे हुए. ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. पहला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करंट CMD है परमिंदर चोपड़ा. हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में और इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके करंट कमिश्नर आपके हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ टीमिंग अग्रीमेंट विद रेलिसेट
कनाडा टू कोलैबोरेट इन अ एरिया ऑफ अ स्पेस प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टीमिंग अग्रीमेंट साइन किया है कनाडा की रेलियस स्टेट ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था बीईएल की तरफ से केवी सुरेश कुमार जी ने और गुरविंदर चौहान जो आपके रियल एस्टेट के सीईओ हैं, उन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज इन सितंबर 2024 इसरो, इन स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, ठीक है, कितने ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए हैं विद नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज? इट इज 5 अग्रीमेंट्स, ठीक है, 5 ट्रांसफर अग्रीमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए गए हैं विद दी एनाबॉन्ड लिमिटेड, साल्वो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कहाँ पे आपके अग्रीमेंट साइन किए गए थे? हेडक्वार्टर ऑफ इनस्पेस बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country recently in September has launched 6 new satellites Jilin K Quanfu 02B0106 into space? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, इन 6 न्यू सैटेलाइट्स को थ्रू दी जिलिन 1 क्वानफू? इट इज योर चाइना, ठीक है, चाइना द्वारा ये 6 सैटेलाइट्स आपकी स्पेस में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज नेम द क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली इन सितंबर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिनका नाम है डायने ब्रावो, जिन्होंने रिसेंटली ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले लिया है। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया था 2021 में, अभी इन्होंने सारे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और रिसेंटली केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के ये आपके न्यू मेंटोर भी जो है बनाए गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है गौतम गंभीर को। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग के ये बॉलिंग कोच आपके रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। Next is, as per the National Health Account estimates of India for 2021-2022, share of a government health expenditure in all over GDP of a country has increased from 1.13% to dash between 2014-15 and 2021-2022. तो रिसेंटली आपके नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट रिलीज किए गए थे जिसमें बताया गया है कि जो आपका गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है इन ओवरऑल जीडीपी ऑफ कंट्री, ये आपका बढ़ा है। पहले 2014-15 में ये 1.13% था, अभी इंक्रीज होके 1.84% हो गया है 2021-22 में, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जो नेशनल हेल्थ अकाउंट आपका एस्टिमेट्स है ये प्रिपेयर कौन करता है? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इसे डेवलप प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे एज पर दीज लेटेस्ट एनएचए एस्टिमेट्स, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है आपका, आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये इस बार कम हुआ है, ठीक है। पहले 2013-14 से अगर कंपेयर करें तो 64.2% हुआ करता था, अभी 21-22 में ये 39.4% हो गया है। फाइन। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कौन से स्टेट का है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? पहले नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश विच इज 64, फॉलोड बाय केरला 59%, वेस्ट बंगाल 58%। वहीं पे अगर हम बात करें टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर की तो ये सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कौन सा स्टेट करता है? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि जो आपका 2014-15 से गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे धीरे धीरे यहाँ पे 21-22 तक आते आते बढ़ गया है, ठीक है, 1.84 ये हो गया। फाइन। नेक्स्ट इज अदर की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ जर्नल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये आपका बड़ा है। 2014-15 से ये आपका 3.94% था, अभी ये इंक्रीज होके 21-22 में 6.12% हो गया है, ठीक है। इन पर कैपिटा टर्म्स बात करें तो जो आपका गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है ये अगेन आपका 3 टाइम्स हो गया है, ये बढ़ गया है। 1,108 ये पहले था, अभी ये 3,169 हो गया है, ठीक है, 169 रुपीज हो गया है बिटवीन 2014-15 टिल 2021-2022। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ एस्टिमेट अकाउंट एस्टिमेट आपका है इसने रिवील किया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अ हेल्थ बिटवीन 2019-20, ठीक है, 2019-20 से 2021 के बीच में ये आपकी बढ़ी है, कितना बढ़ी है? 16.6% ये हो गई है। इसके अलावा शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन अ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये भी आपका बड़ा है,
29% से ये आपका होके इंक्रीज होके 48% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो शेयर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ केयर इन योर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये आपका बड़ा है 8.7% ये हो गया है, अर्लियर इट वाज 5.7% इन 2014-15। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ योर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन पर कैपिटा, ये भी आपका बड़ा है, पहले ये आपका कितना होता था 3826 होता था, अभी इंक्रीज होके 6602 हो गया है इन 2021-22 एस्टिमेट। फाइन, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एक्टर डेम मैगी स्मिथ recently in September passed away. She won the Academy Award, या जिसे हम ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, for the best actresses for प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी इन डैश। तो कौन से ईयर में इन्होंने ये अवार्ड जीता था, तो 1969 में ये ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिला था। इसके अलावा इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए कैलिफोर्निया सूट के लिए 1978 में भी ऑस्कर दिया गया था। अदर अवार्ड्स की बात करें तो 3 बार इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिला है फॉर बेस्ट एक्ट्रेसेस इन दी कैलिफोर्निया सूट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मोशन पिक्चर्स फॉर अ रूम विद अ व्यू 1986, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस टेलीविजन फॉर डाउनटाउन एबी। इसके अलावा इन्हें 5 ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट दैट इज बफ्टा अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। पहला है बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी एंड अ प्राइवेट फंक्शन, इनके मिला है। देन बेस्ट एक्ट्रेसेस इन अ लीडिंग रोल फॉर रूम विद व्यू एंड द लोनली पैशन ऑफ अ जूडिथ हेरन 1988, एंड द लास्ट इज बेस्ट एक्ट्रेसेस फॉर सपोर्टिंग रोल फॉर टी विद अ फॉर द मोसोलिनी 1999। अब यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये जो है इनको बेसिकली जाना जाता है प्रोफेसर मेरेवा मैकगोनागल, जो आपकी हैरी पॉटर के अभिनेता थी, उनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये इससे काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ऑथर हु इज सेट टू रिलीज इट्स फर्स्ट मेमोर मदर मैरी कम्स टू मी इन अ सितंबर 2025। तो इनमें से कौन से आपके ऑथर हैं जो अपनी ये मेमोर रिलीज करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर। इनका नाम है अरुंधति रॉय। क्या नाम है इनका, अरुंधति रॉय। और ये जो बुक है जिसकी ये यहाँ पे बात की जा रही है, ये आपकी पब्लिश की जाएगी पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। ठीक है, इंडिया के साथ साथ ये अदर कंट्रीज में भी, जैसे यूके हो गया, वहां पे भी ये बुक्स जो है रिलीज की जाएंगी। फाइन, अब यहाँ पे नोट करना है, जो अरुंधति रॉय है, इन्हें 1997 में बुकर प्राइज से नवाजा गया था फॉर हर बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड रेबीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड रेबीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 28 सितंबर को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, इस बार कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था, तो 18th एडिशन था और थीम इसकी थी 2024 की थीम क्या थी, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, इस डे को एज अ डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व किया जाता है लुइस पास्चर की, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन हमें दिया था 1985 में। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है, इन ईयर 2015 WHO, FAO, आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया था 0/30 कैंपेन, जिसका एम क्या था, टू एंड दी ह्यूमन डेथ फ्रॉम दी डॉग म्यूटेड रेबीज बाय 2030। ठीक है, 2030 तक हमें डॉग से जो रेबीज फैलता है उसे खत्म करना है। ठीक है, ये इस कैंपेन का मोटो था। नेक्स्ट है, which among the following option is correct with respect to recently notified amendments to the SEBI delisting of equity shares regulation 2021 by the SEBI। तो रिसेंटली सेबी ने हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे किए हैं इस रेगुलेशन में। तो क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, जो एक्वायर है दे कैन नाउ डीलिस्ट थ्रू द फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस इफ एनी कंपनीज शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। नेक्स्ट है, एक्वायर मस्ट ऑफर अ डीलिस्टिंग प्राइस एटलीस्ट 15% अबव द फ्लोर प्राइस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेबी हैज रिड्यूस्ड द लिमिट फॉर डीलिस्टिंग सक्सेस अंडर द रिजर्व बुक बिल्डिंग प्रोसेस फ्रॉम 90% टू 75%। ये रिड्यूस कर दी गई है ऑफ अ पब्लिक शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम 50% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज बीन टेंडर्ड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, the new framework has specified that investments holding companies are required to have at least 75% of its fair value comprising
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज, और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उन्हें सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है अंडर दी सेक्शन 31 रीड विद सेक्शन 21 ऑफ अ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 and section 30 subsection 1 of the section 11 and subsection 2 of section 11A of a SEBI Act 1992। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, जो नया रेगुलेशन है दे आर नाउ नोन एज सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी ऑफ अ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी Corruption Law Enforcement Authority, that is Global Network, during the 5th plenary meeting and 8th steering committee meeting of a global network in Beijing, China। अब जो ये दोनों आपकी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में इंडिया को इलेक्ट किया गया है टू दी ग्लोबल स्टीयरिंग कमिटी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ग्लोब नेटवर्क की अगर बात करें तो ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, अंडर दी G20 फ्रेमवर्क, किस चीज के लिए, टू एड्रेस द इंटरनेशनल करप्शन एंड फाइनेंशियल क्राइम। ठीक है, ये इस चीज के लिए आपका इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। अब अगर यहाँ पे बात करें हम ग्लोबल नेटवर्क की इन इंडिया, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये आपकी सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी, वेयरएज CBI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये आपका रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एज अ मेंबर अथॉरिटी। ओके, next is India secured dash rank in a global innovation index 2024 while dash top the list। तो जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इट इज योर 39th। ठीक है, इंडिया की रैंक है 39 और इसे टॉप किया है किसने, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड द्वारा इसको टॉप किया गया है और स्विट्जरलैंड 14th कंसेक्यूटिव ईयर जो है इस लिस्ट को, इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है। ये क्लियर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी 39 एंड स्विट्जरलैंड। फाइन, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो ये जो आपका इंडेक्स था इसे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनसीड फ्रॉम पेरिस फ्रांस, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA, तो ये तीन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मिलकर इसे पब्लिश किया है। कौन सा एडिशन था ये, 2024 का, इट वॉज योर 17th एडिशन एंड इसमें आपके 80 इंडिकेटर्स होते हैं और 7 क्राइटेरिया होते हैं जिस पे बेस ये इंडेक्स आपका बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, देखो एक तो इंडिया की रैंक, ये क्वेश्चन बनता है, किसने टॉप किया है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउ अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका है स्विट्जरलैंड का, फॉलोड बाय स्वीडन, USA, सिंगापुर, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, चाइना आपका 11 नंबर पे है, फ्रांस, जापान 30 नंबर पे, कनाडा और इजराइल। ठीक है, ये आपके टॉप इकोनॉमी थी, टॉप कंट्री थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की रैंक कितनी थी, 39 रैंक थी आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज, 133 कंट्रीज में से इंडिया की 39 रैंक थी 2024 में। और अगर बात करें स्कोर की तो इंडिया का स्कोर आपका था 38.3, वेयरएज अगर हम 2023 के इंडेक्स की बात करें तो 2023 में इंडिया की रैंक 40 थी और स्कोर था 38.1। क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज जो थी आपकी उनमें से इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग दी 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये ध्यान में रखना आपको। फाइन, नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला 7 क्रिएटर होते हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है, तो इंस्टीट्यूशन क्रिएटर में 54 रैंक रही है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 51, इंफ्रास्ट्रक्चर में 72, मार्केट सोफिस्टिकेशन में 23, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में आपका 58 रहा है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में 22 एंड क्रिएटिव आउटपुट में 43 रैंक इंडिया का रहा है। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स आपको जो नोट करने हैं, जैसे इंडिया जो है 4th नंबर पे रहा है इन अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में, और इंडिया की कुछ आपकी सिटीज हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये आपके टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल हुई थी। ठीक है, और इसे टॉप किसने किया था, इट इज टॉप बाय द टोक्यो। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है, डेरेन ट्रांग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1967 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पैसा इन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को? इट इज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिनका नाम है SP सिंह। ठीक है, SP सिंह बघेल इनका नाम है, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था पैसा GPDP प्लेटफॉर्म, विच इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे 7 एक्शन ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को भी लॉन्च किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज इन September 2024 PM Narendra Modi virtually laid the foundation stone for Swargate Katraj extension of a Pune Metro Phase 1 worth ₹dash crore in Maharashtra। तो रिसेंटली PM मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है आपका इस प्रोजेक्ट का, जिसका कॉस्ट है 2,955 करोड़। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसकी लेंथ आपकी रहेगी 5.46 किलोमीटर्स की, और इसमें 3 स्टेशंस आपके कवर हो रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेशंस, जिसमें आपके कवर हो रहे हैं मार्केट यार्ड, पद्मावती एंड कटराज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है ये इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने पुणे मेट्रो सेक्शन का, मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ अ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी लगी है 1,810 करोड़ की। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है जो नेशन इंडिया को जो है इन्होंने डेडिकेट किया था, विच इज बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, a transformative project covering 7,855 acre under the National Industrial Corridor Development Program of a Government of India, and it is situated at 20 kilometers south of Chhatrapati Sambhaji Nagar in Maharashtra, और जिसकी टोटल कॉस्ट आपकी है 6,400 करोड़ की। फाइन। Next is, name the ministry that has organized Climate and Health Solution India Conclave at New Delhi in collaboration with the Asian Development Bank। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, फैमिली वेलफेयर। नाउ अब यहाँ पे फोकस एरिया क्या था इस कॉन्क्लेव का? To discuss the important issue related to your climate change and public health in India. Next is, PM Modi recently in September launched the single window IT, that is SWIT platform to boost ease of doing business in a gift city IFSC। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि इस SWIT प्लेटफॉर्म जो स्विट प्लेटफॉर्म है, इसे डेवलप किसने किया है? इट वॉज डेवलप बाय दी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, देव IT द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। अब जो ये आपका पोर्टल है, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, इसका काम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटर्स इन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे आपका RBI हो गया, ठीक है, RBI से भी IRDAI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ SWIT की बात करें, इसके थ्रू जो एप्लीकेंट्स हैं ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम IFSC। ठीक है, एंड अब बात करेंगे देव IT ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके करंट फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रणब पांडे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में, और इसे 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question is, which company has received the approval from Ministry of Corporate Affairs to establish a joint venture named Aerosystem Private Limited in collaboration with the Israel Aerospace Industries Limited? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आपका इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है, BLIAI एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया और इसराइल दोनों जगह ही ऑपरेट करेगा। और इसका काम क्या होगा कि रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, मिसाइल सिस्टम के लिए, जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस यूज करेंगे। ठीक है, अब जो जॉइंट वेंचर है इसके स्टेक्स की बात करें तो 40% आपका रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, BEL का, और जो आपकी इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, इसका आपका IAI का कितना रहेगा? 60% यहाँ पे स्टेक रहेगा। ठीक है, BEL की बात करें तो करंट CMD इसके हैं मनोज जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन।
Next is, which among the following union minister has inaugurated the Computer Security Incident Response Team Power, that is CSIR Power facility to protect India's power sector against cyber threats? तो इंडिया के पावर सेक्टर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, यहाँ पे लॉन्च किया गया है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आपके मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के नॉर्थ रीजनल पावर कमिटी शहीद जीत सिंह मार्ग कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली में से इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, India recently signed 12 MOUs worth approximately 47.4 crore with which country for high impact community development projects? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने 12 MOU साइन किए हैं? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेपाल। नेपाल के साथ ये 12 MOU साइन हुए हैं। कौन कौन से MOU हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, देन मल्टीपर्पज फाउंडेशनल बिल्डिंग के लिए ये साइन हुआ है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें शामिल हुआ है आपके, बिल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रमोशन सेंटर, हेल्थ पोस्टिंग ब्रीदिंग सेंटर, ठीक है, हेल्थ पोस्ट ब्रीदिंग सेंटर ये आपका है, देन ऑपरेशन थिएटर बिल्डिंग बनाने के लिए फॉर द आई हॉस्पिटल इन अ डांग। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के आपके प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है इन 12 MOUs में। क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे कितने आपका अगर कन्वर्जन देखें 47.4 करोड़ का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ के आपके जो है प्रोजेक्ट्स थे, और अगर नेपाली रुपीस में बात करें तो ये आपका था 474 मिलियन नेपाली रुपीस। फाइन, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें नेपाल की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, पीएम कौन है? केपी ओली, और इसकी कैपिटल लोकेटेड आपकी काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू नेपाल। अब नेक्स्ट आपकी न्यूज है, न्यू कैटफिश स्पीशीज आपकी जो है डिस्कवर की गई है नागालैंड में। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे बन जाता है आपका, तो इसका नाम क्या है? इट इज एक्सोस्टोमा सिटीयोनाउ, और इसे डिस्कवर कहाँ पे किया गया है? नागालैंड की रिवर में। इट इज जुलेके रिवर इन नागालैंड विच इज अ पार्ट ऑफ बराक रिवर सिस्टम। फाइन, नाउ अब यहाँ पे नोट करना है आपको कि 2 रिसर्चर्स ने इस डिस्कवरी को पब्लिश किया है। कौन कौन से ये रिसर्चर्स हैं? एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बांगडोंग शांग निनगम, दूसरे आपके हैं लीमा तेमजेन फ्रॉम कोहिमा साइंस कॉलेज। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल और नेशनल डेज। पहला आपका कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन्स। इसकी डेट आपकी है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 26 सितंबर को, और इसका मेन एम क्या है कि बेसिकली अवेयरनेस फैलाना फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, जो आपका अगेन 26 सितंबर को मनाया जाता है, और 2024 में हमने इसकी 18th एडिशन ऑब्जर्व की थी, और इसकी थीम क्या थी? द चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।